बार बार कहूंगा, 1000 बार कहूंगा, आप बहुत खूबसूरत हैं। आपके बारे में आपको बड़ी गलतफहमी है। आप वाकई में खूबसूरत हैं। अरे अन्ना की कसम, तुम्हारी कसम, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरी जीभ कटकर यहीं गिर जाए, और अगर सच बोल रहा हूं तो तुम्हारे ही हाथों से तुम्हारे शादी के लड्डू खाऊं। नमस्कार, मैं हूं अरुण शेखर। शेखर वाणी के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिनेमा, साहित्य और कला के इस चैनल को आपका भरपूर प्यार मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है, इस बात के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आज मैं बात को शुरू करूं इससे पहले एक जरूरी सूचना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, आप बहुत अच्छे हैं। आज जो पंक्तियां मैंने शुरू में पढ़ी वो एक नाटक की हैं, और मुझे लगता है उस नाटक के बारे में मैं बात करूं, कुछ बताऊं, उससे पहले उस लेखक के बारे में कुछ जान लेना जरूरी है। देश के प्रमुख नाटककार विजय तेंदुलकर का जन्म 6 जनवरी 1928 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तेंदुलकर के घर में एक प्रकाशन का छोटा मोटा व्यवसाय था। पिताजी नौकरी करते थे, लेकिन ये व्यवसाय भी करते थे। पठन पाठन का माहौल घर में था, लिहाजा 6 साल की उम्र में ही उन्होंने एक कहानी लिख डाली, और थोड़ा सा बड़े हुए 11 साल की उम्र में उन्होंने नाटक लिखा, निर्देशित किया और उसमें काम भी किया। और थोड़ा बड़े हुए तो उन्होंने अखबारों के लिए काम करना शुरू कर दिया था, और भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 19 मई 2008 को उन्होंने पुणे में अंतिम सांस ली। 1961 में तेंदुलकर द्वारा लिखे गए नाटक गिद्ध पर बहुत चर्चा हुई, बहुत विवादास्पद नाटक रहा। इसके अलावा 2.5 पन्ने, शांता कोट चालुआ है और घासीराम कोतवाल, सखाराम बाइंडर, ये उनके बहुत चर्चित नाटक रहे। और हिंदी के अलावा इनके इन नाटकों का अनुवाद बहुत सारे भाषाओं में हुआ। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्या पता तेंदुलकर के किसी नाटक का कहीं पर मंचन हो रहा हो। सखाराम बाइंडर के 6000 से ज्यादा मंचन हो चुके हैं, ऐसा कहा जाता है। 5 दशक से ज्यादा रंगमंच में सक्रिय रहे तेंदुलकर ने नाटक और फिल्मों के अलावा कहानियों और उपन्यासों पर भी अपना हाथ आजमाया। उन्होंने कुछ कलात्मक फिल्मों की पटकथाएं भी लिखी, जिसमें से मुख्य रूप से अर्धसत्य, निशांत और आक्रोश है। तेंदुलकर ने जब इतना ज्यादा काम किया है तो निश्चित रूप से उन्हें बहुत सारे पुरस्कार मिले होंगे, बहुत बार उन्हें सम्मानित किया गया होगा। उन्हें 1984 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा महाराष्ट्र गौरव सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, फेलोशिप, इस तरह के कई पुरस्कार उनको दिए गए। यही नहीं, 2 बार उनको फिल्म फेयर पुरस्कार मिल चुका है। और श्याम बेनेगल की फिल्म थी एक मंथन, उसकी पटकथा के लिए आपको राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। करते हैं आज के नाटक की, जिसकी पंक्तियां मैंने आरंभ में आपको सुनाई थी। ये विजय तेंदुलकर का लिखा नाटक है, मूल मराठी में, जिसका मराठी में नाम है अशी पाखरे येती, और हिंदी अनुवाद है पंछी ऐसे आते हैं। ये नाटक बहुत प्रसिद्ध और बहुत चर्चित भी रहा। ये इतना बढ़िया मज़ेदार नाटक है कि सामान्य जनमानस से लेकर के एलीट क्लास के जो लोग हैं उनको बहुत पसंद आता है। बहुत मनोरंजन है और कुछ संदेश भी इस नाटक में छुपा रहता है। वास्तव में अमेरिकन नाटक रेन मेकर का रूपांतर करते करते तेंदुलकर ने एक सर्वथा नई कथावस्तु ही रच डाली, और इस पृष्ठभूमि पर या इस कथानक पर आधारित 2 फिल्में हैं, आपने ज़रूर देखी होंगी। एक फिल्म है नाना पाटेकर की थोड़ा सा रूमानी हो जाए, और एक फिल्म है संजय दत्त अभिनीत खूबसूरत ऐ शिवानी। आपने सुना नहीं? वो मज़ेदार फिल्म थी। तो ये 2 कथानक भी इसी पर आधारित हैं, अगर आप देखेंगे तो याद आ जाएगा। चलिए इस नाटक की बात कर लेते हैं कि यह नाटक मैंने क्यों चुना। पहली बात, यह नाटक बहुत ही सकारात्मक है और अपने स्व को जगाने की बात करता है। ये नाटक एक मध्यम वर्गीय परिवार का नाटक है, और इसमें कम पात्र हैं, यानी कि एक सरू है, सरस्वती,
उसके पिताजी, माताजी और उसका भाई बंडा। कहानी में गति तब आती है जब एक अरुण नाम का व्यक्ति एक पंछी की तरह उस घर में प्रवेश कर जाता है। उस घर के लिए वो अजनबी है और उसके लिए भी घर वाले अजनबी हैं, लेकिन उस लड़की में ऐसी कुछ कशिश है, ऐसी कुछ बात है कि वो घर में प्रवेश कर जाता है और अपनी शानदार बातों से लोगों को ये विश्वास दिलाने में कामयाब हो जाता है कि वो उसका बहुत पुराना परिचित है। ये नाटक जब आप पढ़ेंगे तो आपको बावर्ची के राजेश खन्ना की याद आ जाएगी, जो ऋषि दा की बड़ी शानदार फिल्म है। नाटक की कहानी तब और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है जब अरुण को ये पता चलता है कि इस घर में जो लड़की है उसको लड़के देखने आते हैं, नापसंद करके चले जाते हैं। वो कुछ अक्कड़ स्वभाव की है, चिड़चिड़ापन आ गया है, वो अपने आप से नाराज़ रहती है, खफा रहती है। और अरुण ये समझ जाता है और उसमें फिर आत्मविश्वास जगाने का काम करता है, उसके खालीपन को, उसके चिड़चिड़ेपन को ख़त्म करने का, हटाने का प्रयास करता है। सरू का अपने आप से परिचय करवाता है, ये विश्वास दिलाता है कि वो बहुत खूबसूरत है और वो इस अंदाज में प्रस्तुत करता है कि उसको विश्वास हो जाए कि वो वाकई खूबसूरत है। जो कहती नहीं, आप बकवास बात कर रहे हो, मैं कुछ खूबसूरत नहीं। कहता मैं बार बार कहूँगा, 1000 बार कहूँगा कि तुम बहुत खूबसूरत हो। अपने बारे में तुम्हें गलतफहमी है, तुम वाकई खूबसूरत हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। अगर झूठ बोल रहा हूं तो मेरी जबान कटकर यहीं अभी गिर जाए, और अगर सच बोल रहा हूं तो तुम्हारे हाथों से तुम्हारी शादी के लड्डू खाऊं। अपने आप को देखिए जरा। नहीं नहीं, शीशे में नहीं, हंसकर, मुस्कुराकर, चाहे तो नाराज होकर देखिए तो सही। एक बार फिर से कहता हूं कि आप बहुत खूबसूरत हैं, बहुत। ये रहस्य जानकर सरस्वती के भीतर जो चांदनी फूटती है वो चेहरे पर, वो पूरे शरीर में दमकने लगती है। उसका विश्वास चरम पर है। और ऐसे में जब लड़के उसे देखने आते थे पहले तो मना करके चले जाते थे, फिर उसको सुंदर दिखाने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए बहुत घरवाले जतन करते थे। लेकिन इसे पता ये चला कि बाहर की बनावट से अंदर की सुंदरता नहीं आ सकती है। और अब उसे देखने आता है एक लड़का, विश्वास राव, उसे तुरंत पसंद कर लेता है। लेकिन सरू यानी कि सरस्वती शादी से मना कर देती। क्यों? क्योंकि वो अरुण से प्यार करने लगी है। लेकिन अरुण तो हवा का झोंका है। वो एक प्रेरणा देने आया था, वो वहाँ से चल पड़ता है किसी और को खुशी देने, किसी और के दुख मिटाने। वहाँ से वो निकल जाता है। एक अरसा बीतता है, वो चीज़ें फिर से लौटती हैं। अरुण उस तरफ से फिर से गुजरता है और देखता है एक लड़के को खेलते हुए उस घर में, तो बुलाता है, पूछता है कि क्या नाम है। बोलता है अरुण विश्वास राव। यानी कि सरू ने विश्वास से शादी कर ली और उसके जो लड़का हुआ उसका नाम रखा अरुण। हाँ, अगर आपको नाटक पसंद आ गया है और पढ़ने का मन करता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से जाकर के इस नाटक को आप खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मेरा प्रयास भी यही रहता कि आपकी पढ़ने की आदत बने और आप नया नया साहित्य पढ़ें। और चलने से पहले फिर से एक बार आपको याद दिला दूं कि शेखर वाणी को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। जय हिंद।